जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा 2000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने सबसे पहले भौतिक विज्ञान का 500 प्रश्न का सीरीज चलाया था, उसके बाद रसायन विज्ञान का, और अब जो है कि जीव विज्ञान का 500 प्रश्न का सीरीज है, जो कि आज स्टार्ट होगा। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स करा चुका हूँ, और जब बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद जो है कंप्यूटर का हमारा 500 प्रश्न का जीके का प्रश्न है, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। और जितने भी भाई लोग आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग, ट्रेडमैन जो की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि लुसेंट के बुक से लिया गया है। और आप लोग चाहे जिस चीज़ की कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे, स्टेट पुलिस, पीसीएस, डिफेंस पुलिस आदि किसी भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिन्होंने भी इससे पहले भौतिक विज्ञान का जो कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, तो वो जाकर देख लेंगे, और रसायन विज्ञान का जो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जाकर देख लेंगे। दोस्तों, अगर इस PDF में कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, तो आप लोग उसे जो है कि अगर गलत हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाता हो तो आप लोग उसे ज़रूर हमें बताएंगे। तो और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन भाइयों को हमारे 1000 GKGS का जो है PDF अगर चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है धीरज क्लासेस, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना सेशन यहीं पर से स्टार्ट करता हूं, जो कि हमारा 500 प्रश्न जो है जीव विज्ञान का, जो मैं लुसेंट की बुक से लिया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेवार्क एवं ट्रेविनस ने कब किया था? यह 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। कवक या फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह पोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह फाइकोलॉजी कहा जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह एंथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह इक्थियोलॉजी कहा जाता है। मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह पीसीकल्चर कहलाता है। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह सोरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि लुसेंट बुक से लिया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो कि अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। जिन्होंने भी इससे पहले का प्रश्न नहीं देखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि 1000 प्रश्न का मैंने वहाँ पर सीरीज चलाया हूँ, और अभी मेरा 500 प्रश्न का जो है जीव विज्ञान का सीरीज चलेगा। तो जो भी आप लोग नहीं देखे, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? यह 2 जगत में, जंतु समूह और वनस्पति समूह में विभाजित किया गया है। सिस्टीमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह कैरोलस लिनियस ने लिखा है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? यह 2 जगत में, जंतु जगत और पादप जगत में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? यह कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवों को द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया? यह लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति को शुरू किया था। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? यह व्हिटेकर ने किया था, जो कि यह 5 जगत का यहाँ पर नाम दिया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत।
सभी प्रोकैरियोटिक जो है सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो यह मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यह पीसम एस्टेस्टिवम है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह सीसर एर्टिनम है। मेढक के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह राना टिग्रीना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह कैनिस फैमिलिरीज है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह मैंजीफेरा इंडिका है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह मोस्का डोमेस्टिका है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, मिस नहीं करेंगे। जिन्हें भी एक बार मैंने याद नहीं होगा तो इसे 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही याद हो जाएगा प्रश्न, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह ब्रासिका कंप्रेस्टिस है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह ट्रेटिकम एस्टिवम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह ओरिजा स्टिवा है। और दोस्तों यहाँ पर नोट में भी लिखा गया है, ऊपर हम लोगों ने जितने भी वैज्ञानिक नाम देखे हैं वे सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। इससे पहले जो भी ऊपर वैज्ञानिक नाम देखे वो सब द्विनाम पद्धति का उदाहरण है। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? यह वंश का पहचान बताता है। द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसका पहचान बताता है? यह जाति का पहचान बताता है। कोशिका विभाजन में जीव द्रव का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? यह पुरकुंजे ने किया था। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? यह जीव द्रव को कहा जाता है। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में बांटा गया है। जीव द्रव में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? यह ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। जीव द्रव में लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है? यह 80% भाग जल होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यह कोशिका सेल होती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? यह माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिप्टिकम की कोशिका छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और यहाँ पर बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो कि सबसे बड़ी होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सॉरी दोस्त, वहाँ पर जो मैं बोल दिया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिप्टिकम की, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और यहाँ पर दिया गया है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था 1838 से 1839 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? यह कोशिका से होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? तो यह यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? यह प्रोकैरियोटिक की कोशिका जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है? यह यूकैरियोटिक कोशिका जो है सेलुलोज की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? यह यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। दोस्तों यहाँ पर से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम
उपस्थित होता है? तो यह यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होता है? तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सत्र के रूप में मौजूद होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? यह प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज की बना होता है? यह पेप्टिडोग्लिकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकन। तारकाय की खोज किसने की थी? जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बोबियरी ने किया था तारकाय की खोज। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? यह रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था 1953 ईस्वी में। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? यह जी पायलट ने 1955 ईस्वी में किया था। राइबोसोम किस चीज का बना होता है? यह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? यह राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? यह डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? यह राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? यह अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? यह बेंडा ने किया था। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या इंजन माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। गोल्जिका की खोज किसने की थी? यह कैमिलो गोल्जी ने किया था। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? यह गोल्जिका को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? यह डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ये 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? यह लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है दोस्तों, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक किसमें पाए जाते हैं? तो यह सिर्फ पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन्होंने इससे पहले का हमारा वीडियो नहीं देखा है फिजिक्स केमिस्ट्री का और 1000 जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए 1000 जीके जीएस का, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है धीरज जी क्लासेस, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ से आप धीरज जी क्लासेस को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हरित लवक का रंग कैसा होता है? यह हरा होता है। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? यह रंगहीन होता है। वर्णी लवक का रंग क्या होता है? यह रंगीन, मुख्य रूप से लाल, पीले, नारंगी रंग का होता है वर्णी लवक। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? यह हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? यह क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? यह हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? यह जड़ों एवं भूमिगत तना में करते हैं भोजन का संग्रहण। वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? यह फूल, फल भित्ति, बीज में आदि में पाए जाते हैं।
टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह लाइकोपीन के कारण होता है। दोस्तों यह लुसेंट बुक से लिया गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, और इससे पहले जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि ये बार बार आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आर्मी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे जिस की आप तैयारी करते हैं, उसमें जीके जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और जितने भी हमारे आर्मी में तैयारी करने वाले भाई हैं, उसके लिए तो यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का जो ये रामबाण साबित होगा। आप लोग इसे तैयारी कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा साइंस और कंप्यूटर से, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और सुनेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी होता है? यह कैरोटीन के कारण लाल या नारंगी होता है। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह विटामिन के कारण होता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? यह केंद्रक होता है, इसका इंग्लिश होता है न्यूक्लियस। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? यह क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है? यह प्रोटीन एवं डीएनए से बना होता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? यह 23 जोड़ा या 46 होती है। दोस्तों हमारे सेशन का सेकेंड एंड लास्ट प्रश्न है आज का। चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? 24 या 48? 24 जोड़ा और 48 संख्या। और हमारे सेशन का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, जो है बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? तो यह 21 जोड़ा पाई जाती है। दोस्तों हमारा यहीं पर 100 प्रश्न का ये क्लास आज का ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।